नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। तो आज की डेट है 6 जून 2025 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। जी, डेली करंट अफेयर इसी टाइम स्टार्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो ग्लेशियर बचाओ अभियान से रिलेटेड है। ग्लेशियर बचाओ अभियान से रिलेटेड हमारा पहला आर्टिकल है। क्या है हमारा पहला आर्टिकल? पहला आर्टिकल हमारा ग्लेशियर बचाओ अभियान से रिलेटेड है। ठीक है, अब क्या मतलब है इसका ग्लेशियर बचाओ अभियान से और क्यों है ये चर्चा में? तो देखो, अभी चर्चा की बात करें तो क्या हुआ है कि ग्लेशियर को बचाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। ग्लेशियर को बचाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। अब ये अभियान कहां पर चलाया जा रहा है, इसका जो समिट हो रहा है वो कहां पर आयोजित हो रहा है? तो बात करें इसके समिट की तो ये आयोजित हो रहा है दुशांबे तजाकिस्तान में। सबसे पहला पॉइंट हमारा आएगा, ये जो समिट है ये कहां पर आयोजित हो जा रहा है। अब पहले इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके बाद में बात करेंगे ग्लेशियर क्या होता है, इसको क्यों बचाना जरूरी है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें, ये जो ग्लेशियर बचाओ अभियान चलाया जा रहा है इसका जो समिट आयोजित हो रहा है वो कहां पर आयोजित हो रहा है? तो इसका समिट कहां पर आयोजित हो रहा है? दुशांबे। अब ये दुशांबे कहां पर है? दुशांबे कहां पर है? तजाकिस्तान में। दुशांबे कहां पर है? तजाकिस्तान में। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि ये जो ग्लेशियर बचाओ अभियान है ये कहां पर आयोजित हो रहा है। हम डिस्कस कर रहे हैं ग्लेशियर बचाओ अभियान। ये आज का करंट अफेयर का पहला आर्टिकल है हमारा। ठीक है, ये इसमें हम बात कर रहे हैं कि ये जो अभियान है ये एक समिट के दौरान चलाया जा रहा है। और ये समिट कहां पर आयोजित हो रहा है? तो ये समिट आयोजित हो रहा है दुशांबे तजाकिस्तान में। कहां पर ये समिट आयोजित हो रहा है? दुशांबे तजाकिस्तान में। सारे बच्चे याद रखना इस पॉइंट को कि ये समिट कहां पर आयोजित हो रहा है। ग्लेशियर बचाने के लिए एक समिट चलाया जा रहा है। इस समिट का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो ये समिट का आयोजन हो रहा है दुशांबे तजाकिस्तान में। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि बात करते हैं इसका समिट है वो आयोजन कौन कर रहा है। अब ये आयोजन तो कहां पर हो रहा है? दुशांबे तजाकिस्तान में हो रहा है। तो इसे होस्ट कौन कर रहा है, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? मतलब कोई भी अगर समिट हो रहा है तो कोई तो होगा जो इसको समिट को आयोजित कर रहा होगा, कोई तो होगा जो इसके लिए काम कर रहा होगा। तो कौन इसका आयोजन कर रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है, आपने एक संस्था का नाम सुना होगा, यूनेस्को। एक यूनेस्को प्लस इसकी हेल्प कर रहा है वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। यूनेस्को और WMO के द्वारा इस समिट को आयोजित किया जा रहा है। इस समिट का आयोजन कौन कर रहा है? इसे होस्ट कौन कर रहा है? इसे होस्ट कौन कर रहा है? तो यूनेस्को और WMO के द्वारा इसे होस्ट किया जा रहा है, इसे आयोजित किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। पहला है हमारा ग्लेशियर बचाओ अभियान। ये एक समिट के दौरान अभियान चलाया जा रहा है। पहला, ये तो आर्टिकल का नाम है। तो ये कहां आयोजित हो रहा है? दुशांबे तजाकिस्तान में ये आयोजित हो रहा है। इसे आयोजन कौन कर रहा है, यानी कि होस्ट कौन कर रहा है? तो इसका जो होस्ट किया जा रहा है वो यूनेस्को और WMO के द्वारा इसे होस्ट किया जा रहा है। कौन होस्ट कर रहा है? यूनेस्को और WMO। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया, यूनेस्को और WMO के द्वारा इसे होस्ट किया जा रहा है। जब हमारे दो पॉइंट क्लियर हो जाते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो ग्लेशियर है, हम बात कर रहे हैं कि ग्लेशियर को बचाना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं ग्लेशियर को बचाना जरूरी है। तो क्यों जरूरी है? ग्लेशियर की आवश्यकता क्या है? ग्लेशियर की आवश्यकता आखिरकार है क्या? क्यों इसे बचाया जाना जरूरी है? तो ग्लेशियर का मतलब क्या होता है? ग्लेशियर का मतलब होता है जो पानी होता है ना वो बर्फ के रूप में, पानी होता है वो बर्फ के रूप में, आइस के रूप में जमा होता है। पानी किस रूप में जमा होता है? आइस के रूप में। तो उसे क्या कहा जाता है? इसे ग्लेशियर कहा जाता है। अब ये ग्लेशियर क्यों जरूरी है? ग्लेशियर इस वजह से जरूरी है क्योंकि अगर आप ग्लेशियर को नहीं बचाओगे, कि अगर आप ग्लेशियर को नहीं बचाओगे तो आपको पानी के, मतलब आप किस पे जिंदा हो? पानी पर। पानी के वांदे पड़ जाएंगे, आपको पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। एक बात आपको ध्यान रखना, हमारा जो पीने योग्य पानी है
वो केवल और केवल 3% ही है। हमारे पास में जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो पीने के लिए सुटेबल है, वो केवल 3% ही पानी है। जब हमारे पास में पीने योग्य पानी केवल 3% है, उसमें से भी ये जो 3% है, इसमें से भी कितना परसेंट पानी है वो हमारे पीने योग्य है, और बाकी है वो किसमें, ग्लेशियर के रूप में, यानी कि बर्फ के रूप में जमा है। मतलब ये जो 3% पानी है वो उसमें से भी 2/3, 3% का भी 2/3। मान लो कि टोटल 100 लीटर पानी अवेलेबल है पूरी पृथ्वी पर, एग्जाम्पल के लिए। अब ये 100% पानी जो पृथ्वी पर अवेलेबल है, इसमें से भी कितना पानी, कितना 70, आप मान लो 97% पानी है वो तो खारा पानी है। 97% पानी है वो तो खारा पानी, हम पी नहीं सकते हैं। 3% पानी है वो पीने योग्य है, मतलब मीठा पानी है, उसे हम पी सकते हैं। परंतु दिक्कत ये है कि इस 3% में से, यानी कि ये जो 3 किलो पानी बचता है, 3 लीटर जो पानी बचता है, इसमें से भी 2/3, इस 3 लीटर का भी 2/3 है वो तो बर्फ के रूप में जमा है। अब ये बर्फ के रूप में कहाँ जमा है, ये ग्लेशियर में जमा है। आपने आर्कटिक रीजन सुना होगा, हिमालयन रीजन सुना होगा, तो ये बर्फ के रूप में जमा है। यानी कि हमारे पास में पीने योग्य पानी बहुत ही कम बचा है। अब ये बर्फ के रूप में जो जमा है ग्लेशियर में, अब इसका अगर सही से अपने ध्यान नहीं रखा तो ये पिघल जाएगा। सही से आप ध्यान नहीं रखोगे तो ये ग्लेशियर पिघल जाएगा, और अगर ग्लेशियर पिघल गया तो ये पिघला हुआ पानी कहाँ जाएगा, समंदर में जाएगा। और इसका नुकसान क्या होगा, समंदर का जो स्तर है, सी का जो लेवल है वो राइज हो जाएगा। सी का जो लेवल है वो राइज होगा, समंदर का जो स्तर है, यानी कि समंदर का जो जल है वो लगातार बढ़ता जाएगा। अगर समंदर का जल बढ़ेगा तो इसका नुकसान क्या होगा, इसमें जो छोटे छोटे आइलैंड है तो वो डूब जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं भाई कि ग्लेशियर को बचाना जरूरी क्यों है। तो एक तो हमारा पहला पॉइंट है, ग्लेशियर को बचाना इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि ग्लेशियर में पीने योग्य पानी बचा हुआ है। तो अगर वो पिघल गया तो उसका नुकसान किसे होगा, उसका नुकसान हमें ही होगा। अगर वो पानी पिघल गया तो उसका नुकसान हमें ही होगा, क्योंकि एक तो पीने वाला पानी चला जाएगा, पहला ये नुकसान होगा। दूसरा, ये जो पानी है पिघल के कहाँ जाएगा, समंदर में चला जाएगा, तो समंदर का जो लेवल है वो रेज हो जाएगा। समंदर में जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाएगा। अगर पानी का लेवल समंदर में बढ़ेगा तो ये चांसेस देखने को मिल सकते हैं कि छोटे छोटे जो आइलैंड होते हैं वो डूब जाएंगे। या आप श्रीलंका है, मालदीव है, इनको तो भूल ही जाओ, फिर ये सारे देश हैं वो डूब जाएंगे अगर सारा जो ग्लेशियर का पानी है वो पिघल गया। तो जितनी भी ग्लेशियर में बर्फ पड़ी है अगर वो पिघल जाती है तो ये छोटे छोटे आइलैंड है उनके डूब जाने की संभावना है वो बढ़ जाती है। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया को कि हमें ग्लेशियर को क्यों बचाना है। हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें ग्लेशियर को बचाना है, हमें ग्लेशियर को सेव करना है। क्या करना है, ग्लेशियर को सेव करना है। तो क्यों सेव करना है, तो पहला पॉइंट हमारा हो गया कि समंदर का लेवल ना बढ़े, समंदर में जो पानी का लेवल है वो ना बढ़े। फिर हमारा पीने योग्य जो पानी है वो बहुत कम है, पीने योग्य पानी बहुत कम है और वो बर्फ के रूप में सेव है। ये दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरा, बहुत सारी जो नदियां हैं उनका उद्गम सोर्स कहाँ है, वो ग्लेशियर है। बहुत सारी जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी नदियां हैं उनका जो उद्गम मतलब होता है जहां से नदी है वो ओरिजिनेट होती है। उद्गम का मतलब होता है नदी जहां से ओरिजिनेट होती है, रिवर का जहां से ओरिजिन हो रहा है। अगर वो ओरिजिन हो रहा है वो पॉइंट ही खत्म हो जाएगा। मान लीजिए जो गंगा नदी है उसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, यूके से हो रहा है, उत्तराखंड से हो रहा है, वहां पर ग्लेशियर से हो रहा है उसका उद्गम। गंगा नदी का उद्गम है वो ग्लेशियर से हो रहा है। यमुना का भी ग्लेशियर से हो रहा है। अगर ये ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे, मान लीजिए अभी गर्मी बहुत भयंकर पड़ी और ये ग्लेशियर पिघल गए, पिघल कर ये पानी है वो एक साथ गंगा नदी में बहेगा, तो गंगा नदी में एक तो बाढ़ आ जाएगी और ये पानी पूरा कहाँ चला जाएगा, बे ऑफ बंगाल में चला जाएगा और बंगाल की खाड़ी में जाके इसका लेवल बढ़ जाएगा और ये ग्लेशियर खत्म हो गया तो आने वाले भविष्य में गंगा नदी भी बंद हो जाएगी, मतलब उसका पानी आना है वो बंद हो जाएगा। तो नुकसान देख रहे हो कि बहुत सारी नदियां हैं वो ग्लेशियर पर डिपेंडेंट है। अगर ग्लेशियर खत्म हो जाएगा तो आप मान लो नदियां भी है वो खत्म हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्या था हमारा कि पीने योग्य पानी है वो हमें ग्लेशियर में मिलता है। ठीक है, अगर हमें पीने योग्य पानी मिल रहा है ग्लेशियर में, इसका मतलब है हम ग्लेशियर पे डिपेंडेंट है। दूसरा, अगर ग्लेशियर पिघल जाता है तो ये जो इस पे बहुत सारी जो नदियां इस पे डिपेंडेंट है वो भी खत्म हो जाएगी। पानी सारा कहाँ चला जाएगा, समंदर में चला जाएगा, तो समंदर का स्तर बढ़ जाएगा। इसकी वजह से छोटे छोटे आइलैंड है वो डूब जाएंगे। साथ ही साथ में नुकसान ये होगा कि नदियां भी सूख जाएगी। ये भी एक परिणाम देखने को मिल सकता है। तो ये जो ग्लेशियर होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्लेशियर होते हैं
हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अलग अलग माध्यम से हमारी मदद करते हैं। एक तो हमें नदियों का पानी प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक हमें मीठा पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक समुद्र का लेवल नहीं बढ़ रहा है। ये सारी माध्यम में ग्लेशियर हमारी मदद करता है। और ग्लेशियर से क्या हेल्प मिलती है? ग्लेशियर है वो भारत में मानसून के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। भारत में जो मानसून आता है ना, मानसून, उसमें भी ग्लेशियर काफी हेल्प करता है। अब मानसून में ग्लेशियर कैसे हेल्प कर रहा है? मानसून में दरअसल क्या होता है, भारत का मौसम वो किस पे डिपेंड करता है? अरब सागर से जो हवा बहती हुई आती है, अरब सागर से जो हवा बहती हुई आ रही है, उसमें क्या चीज होती है? ये जो अरब सागर जो पवन आ रही है, ये अरब सागर है, यहां से बहती हुई पवन आ रही है। अब ये कौन सी दिशा की पवन है? ये वेस्ट की डायरेक्शन है और ये साउथ से आ रही है। हम, ये हमारा भारत है, हम यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं, तो हमारी ये कौन सी डायरेक्शन हो गई है? ये हमारी दक्षिण की डायरेक्शन हो गई है। हमारे लिए दक्षिण पार्ट है और दक्षिण में भी पश्चिम से। तो भारत में जो मानसून आता है वो दक्षिण पश्चिम ग्लेशियर से आता है, दक्षिण पश्चिम विंड के कारण आता है। भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम विंड के कारण आ रहा है और इसमें है ना अलग अलग फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे फैक्टर है। आपने तिब्बतीयन पठार के बारे में सुना होगा कि तिब्बत के पठार पे जो गर्मी पड़ती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है भारत में मानसून के लिए। हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, ये रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फिर हमने आपने सुना अल नीनो, ला नीनो, ये भारत के मौसम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो भारत में मौसम के लिए बहुत सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी में जो ग्लेशियर है वो भी भारत की जो मानसून होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर ग्लेशियर पिघल गए तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी, तो हो सकता है मानसून जल्दी आ जाए और आने वाले टाइम में न भी आए। तो इसके लिए भी ये ग्लेशियर होते हैं, वो मौसम के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मानसून के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो और साथ ही साथ में एक पॉइंट ये भी याद रखना आप, ये जो ग्लेशियर होते हैं ना, ये हमें जलवायु का इतिहास भी बताता है। जलवायु का इतिहास इस प्रकार से बताता है कि बहुत समय पहले यहाँ पे पूरी एक ठंडा एरिया रहा होगा, यहाँ पर बर्फ रही होगी, तो उसके बारे में इतिहास भी बताता है। तो ग्लेशियर हमारे लिए क्यों आवश्यक है, हम ये डिस्कस कर रहे थे। ग्लेशियर हमारे लिए क्यों जरूरी है, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने अलग अलग पॉइंट डिस्कस किए। हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए? पहले पीने योग्य पानी मिलता है, पीने योग्य पानी यहाँ पर है, पहला हमने पॉइंट ये डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था बहुत सारी नदियां हैं, उनका उद्गम यहाँ पे है, नदियों का उद्गम यहाँ पर है, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि मानसून इसी पर डिपेंडेंट है, मानसून के लिए भी ग्लेशियर रेस्पॉन्सिबल है। जलवायु का इतिहास बताता है, जलवायु का इतिहास है वो ग्लेशियर के द्वारा हमें बताया जाता है। तो ग्लेशियर बहुत सारे माध्यमों से हमारे लिए बहुत ज्यादा काम की चीज है, इसलिए हमें ग्लेशियर को सेव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये तो हमने डिस्कस किया कि ग्लेशियर हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब इतना ही अगर हमारे लिए ग्लेशियर जरूरी है तो कुछ तो प्रयास किए गए होंगे ग्लेशियर को सेव करने के लिए। अगर ग्लेशियर हमारे लिए इतना ही ज्यादा जरूरी है तो कुछ प्रयास किए होंगे ग्लेशियर को सुरक्षित रखने के लिए, इसे बचाने के लिए। तो ग्लेशियर को सुरक्षित रखने के लिए, ग्लेशियर को सुरक्षित रखने के लिए या बचाने के लिए या इसका ध्यान रखने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, ग्लेशियर को बचाने के लिए, ध्यान रखने के लिए कौन कौन से प्रयास है वो किए गए हैं। इस प्रकार से आप ये यूपीएससी में लिख सकते हो। यूपीएससी के जब आप आंसर वगैरह दे रहे हो तो ये भी साथ में लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ने है या इंटरनेशनल के स्तर पर यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लेशियर को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, ये चीजें आप वहां पे लिख सकते हो। तो ग्लेशियर को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तो सबसे जो पहला प्रयास किया गया था भारत की ओर से वो था नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालय, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालय। ये भारत सरकार के द्वारा ये मिशन चलाया गया था। वीडियो क्लियर नहीं है, एक मिनट रुकना, वीडियो क्लियर नहीं है, एक मिनट वीडियो क्लियर नहीं है क्या, लिखने की कोशिश करो। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो ग्लेशियर है उसे बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो बात करें ग्लेशियर को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, तो भारत के द्वारा एक मिशन चलाया गया था। ये मैं जो बोल रहा हूं उसे सुन लो, मतलब अगर वर्ड नहीं दिख रहे तो उससे जो बोल रहा हूं उसको सुन लो। तो क्या मिशन चलाया गया था भारत की ओर से? भारत की ओर से मिशन चलाया गया था नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग। यहां पे लिखा मैंने सस्टेनिंग का मतलब होता है कि नीचे जो बचाया जा रहा है ना, ठीक है, जो बचाया जा रहा है, सस्टेनेबल किया जा रहा है,
उसके बारे में प्रयास किया जा रहा है। तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालय। सस्टेनिंग हिमालय का मतलब होता है कि हिमालय को बचाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, जो हिमालय को बचाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसके बारे में। तो ये भारत का मिशन है कि ग्लेशियर को बचाने के लिए इंडिया लेवल पे भी प्रयास किए गए हैं, भारत ने भी प्रयास किए हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रयास किए गए हैं। भारत में भी प्रयास किए गए हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रयास किए गए, दोनों जगह अलग अलग प्रयास किए गए हैं। तो जब दोनों जगह प्रयास किए गए तो सबसे पहले हम डिस्कस करें कि भारत ने क्या प्रयास किए हैं। जब हमें मेंस में लिखना होगा तो हम यही लिखेंगे कि भारत के द्वारा क्या प्रयास किया गया है। हम यही लिखेंगे ना कि भाई ग्लेशियर को बचाने के लिए भारत ने क्या प्रयास किया है। मेंस में हम यही लिखेंगे। तो भारत के द्वारा प्रयास किए गए हैं ग्लेशियर को बचाने के लिए, तो ये पहला प्रयास है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालय। ये भारत के द्वारा प्रयास किया गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह चीज की गई थी कि जो हिमालय का इकोसिस्टम है इसे बचाने के लिए प्रयास किया गया था। इसमें हिमालय के इकोसिस्टम को बचाने के लिए प्रयास किया गया था। इसमें क्या होगा, जितने भी ग्लेशियर है हिमालय में, जितने भी ग्लेशियर है उसे बचाने के लिए उनकी निगरानी रखी जाती है। उन्हें लाइव ट्रैक किया जाता है, सैटेलाइट के माध्यम से उनको निगरानी की जाती है उनकी। किसी भी हालत में अगर हिमालय पिघल रहा है, हिमालय का बर्फ पिघल रहा है, तो उसका ध्यान रखा जाता है। तो ये भारत सरकार का मिशन है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालय। इस मिशन को आप याद रखना। जब हमें ग्लेशियर के बारे में कुछ लिखना हो, हमें हिमालय के बारे में कुछ लिखना हो, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में कुछ लिखना हो, तो भारत ने क्या क्या प्रयास किए, तो वहां पर ऐसे जो पॉइंट होते हैं वहां पर आप लिख सकते हो। बहुत कम चांस है डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आ जाए, पर भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस प्रकार के पॉइंट वहां पर लिख सकते हो। यह चीज कहने का मतलब है। तो इन सारी चीजों को आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब ये तो भारत की ओर से प्रयास था। अब बात करें इंटरनेशनल स्तर पे भी कोई प्रयास किया गया है, वर्ल्ड लेवल पर भी ग्लेशियर को बचाने के लिए कोई प्रयास किया गया है। जी, वर्ल्ड लेवल पर भी हिमालय को बचाने के लिए प्रयास किया गया है। क्या प्रयास किया गया है? एक है ग्लोफ। अब ये ग्लोफ क्या होता है? ग्लोफ का मतलब होता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ग्लोफ का मतलब होता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब इसका मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब आप याद रखना, यूपीएससी में या स्टेट पीसीएससी में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम में कि ग्लोफ का मतलब क्या होता है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, ग्लेशियर का मतलब तो आपको पता होगा ही कि ग्लेशियर यानी कि जो बर्फ होता है उसके बारे में बात हो रही है। फिर लेक का मतलब आपको पता ही होगा कि झील के बारे में बात हो रही है। आउटबर्स्ट और फ्लड, इसका मतलब समझ लो। आउटबर्स्ट का मतलब होता है आउटबर्स्ट का मतलब होता है फटना, किसी चीज का फट जाना। आपने सुना होगा कई बार आता है कि क्लाउड है वो आउटबर्स्ट हो गया है, यानी कि बादल है वो फट गया है। तो आउटबर्स्ट का मतलब होता है फट जाना, और फ्लड का मतलब होता है बाढ़। फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़ होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो ग्लेशियर होते हैं अगर वो फट गए, ग्लेशियर को झील है वहां पे बर्फ पड़ा है, वहां पे अचानक इतनी ही मतलब गर्मी पड़ी कि वो पिघल गई मतलब वो फट गई। अगर वो फट जाते हैं इसका मतलब है कि बहुत भयंकर बाढ़ देखने को मिलेगी। तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का मतलब होता है कि अगर ग्लेशियर की झील है वो फट गई तो बहुत भयंकर लेवल पे नुकसान होगा, बहुत ही बड़ी लेवल पर बाढ़ देखने को मिलेगी। ये बात की जा रही ग्लोफ में। अब इंटरनेशनल लेवल पे प्रयास किया गया है कि ये जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड देखने को मिलती है इसे रोकने की कोशिश की जाए। ये ग्लोफ का मतलब आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी डायरेक्ट प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकती है कि ग्लोफ का मतलब क्या होता है या ग्लोफ किससे संबंधित है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर इसे रोकने के लिए इंटरनेशनल स्तर पर प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से ये जो ग्लोफ होते हैं उसे रोका जाना चाहिए। जो लेक का आउटबर्स्ट होता है उसे रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए, कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इसको रोका जा सके। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रहेगा, किस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है भारत के द्वारा, किस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है इंटरनेशनल स्तर पे। ये पॉइंट आपको याद रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अगर यहां तक दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे प्रयास किया जा रहा है। क्या प्रयास किया जा रहा है? यूनेस्को व WMO। यूनेस्को का नाम आपने सुना होगा और WMO का नाम भी सुना होगा। WMO का नाम है वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का नाम तो आपने ऑलरेडी सुन रखा है। अब इन दोनों ने क्या किया है? इन दोनों ने 2025 को 2025 का जो ईयर है इसको घोषित किया है यूनेस्को और WMO ने। 2025 का जो वर्ष है इसे ग्लेशियर संरक्षण अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यूनेस्को और WMO ने 2025 को
घोषित किया। क्या घोषित किया है? यूनेस्को और WMO ने 2025 के वर्ष को घोषित किया। क्या घोषित किया है? ग्लेशियर संरक्षण, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ग्लेशियर संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो यूनेस्को और WMO ने जो 2025 का वर्ष है उसे ग्लेशियर संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यानी कि 2025 में ग्लेशियर के संरक्षण के बारे में बात की जाएगी, किस प्रकार से ग्लेशियर को संरक्षित किया जाता है, इसकी सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है, इसके बारे में बात की जाएगी। और ये इनिशिएटिव किसके द्वारा चलाया गया है? यूनेस्को और WMO के द्वारा। तो हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रयास किया जा रहा है ग्लेशियर को बचाने के लिए, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रयास किया जा रहा है। याद रहेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक और भी प्रयास किया जा रहा है। क्या प्रयास है वो प्रयास है कि हमारा टारगेट है कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, यानी कि जो तापमान इंक्रीज हो रहा है, और जो तापमान इंक्रीज हो रहा है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए? तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है। हमारा टारगेट है कि जो हमारा तापमान में वृद्धि हो रही है वो 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। इससे अगर ज्यादा बढ़ता है बहुत ज्यादा नुकसानदायी हो जाएगा, तो यहीं पर ये काम करना चाहिए, यानी कि इससे ज्यादा बढ़ने से रोकना हमें। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। क्या क्या हमने डिस्कस किया है, भारत ने क्या प्रयास किया है ग्लेशियर को सुरक्षित रखने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे क्या प्रयास किया जा रहा है, इन सब के बारे में बात की है। फिर हमने बात की कि ग्लेशियर क्यों जरूरी है, ग्लेशियर को सेव करना क्यों जरूरी है, ये भी हमने डिस्कस किया है। तो ये आर्टिकल हमारा था ग्लेशियर के बारे में कि एक अभियान चलाया जा रहा है, जिस अभियान में क्या है कि ग्लेशियर को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर हमने बात की ग्लेशियर क्या होता है, उसे बचाना क्यों जरूरी है और उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है अगर वो आउटब्रस्ट हो गया तो। ये सारी चीजें इस आर्टिकल में हमने डिस्कस की है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया AI मिशन के बारे में। इंडिया AI मिशन के बारे में हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है। अब इंडिया AI मिशन क्या है? इंडिया मतलब भारत के बारे में हुई है, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रही है। तो भारत द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की जा रही है, इसका नाम है इंडिया AI मिशन। अब ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इस वजह से है कि भारत के द्वारा 2024 में, भारत सरकार के द्वारा 2024 में एक मिशन शुरू किया गया था और उस मिशन का नाम था इंडिया AI मिशन। अब ये मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये मिशन शुरू किया गया था IT मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसके द्वारा, यानी कि जो माइटी मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये मिशन है वो शुरू किया गया था। IT मिनिस्ट्री जो, ठीक है, जिसे माइटी मिनिस्ट्री भी कहा जाता है, उसके द्वारा ये मिशन प्रारंभ किया गया था, शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2024 में इसे शुरू किया गया था। इंडिया AI मिशन को कब शुरू किया गया था? 2024 में शुरू किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया था? माइटी मिनिस्ट्री के द्वारा। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? माइटी मिनिस्ट्री के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ये पॉइंट याद रखा। इंडिया AI मिशन कब शुरू किया गया था? 2024 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये माइटी मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया था। 2 पॉइंट आपके अगर क्लियर हो गए हैं तो बात करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। इसका उद्देश्य है क्या? इंडिया AI मिशन है, इसका उद्देश्य क्या है? इंडिया AI मिशन का उद्देश्य क्या है? अगर इसके एम की बात करें, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, तो इसका उद्देश्य है भारत को AI के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। भारत को AI के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। AI के क्षेत्र में आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि भारत अभी जो AI के लिए है, आप AI में क्या यूज करते हो? ChatGPT कहाँ का है? भारत का नहीं है। दूसरा यूज करते हो ग्रोक, कहाँ का है? भारत का नहीं है। तीसरा यूज करते हो गूगल जेमिनी, कहाँ का है? भारत का नहीं है। इसमें से भारत का एक भी नहीं है। तो भारत चाहता है कि AI के फील्ड में भी हम अभी बहुत पिछड़े हुए हैं। AI लगातार ग्रो करता जा रहा है, AI बहुत ज्यादा एडवांस होता जा रहा है समय समय पर, परंतु भारत की जब AI में स्थिति देखते हैं तो भारत कहीं पे भी एग्जिस्ट भी नहीं करता है। भारत का एक भी इतना स्ट्रॉन्ग टूल नहीं है जो AI के फील्ड में अपने आप को प्राप्त, मतलब ऐसे आपको प्रसिद्ध घोषित कर सके, फेमस घोषित कर सके, ऐसा हम बता सके प्राउडली कि ये जो टूल है ये हमारा है। तो AI के फील्ड में हम अभी भी बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। भारत ने AI के फील्ड में न के बराबर काम किया है। तो भारत सरकार चाहती है कि हम जैसे बाकी चीजों में भी आगे बढ़ रहे हैं, बाकी चीजों में भी कॉम्पीट कर रहे हैं, तो वैसे AI के फील्ड में भी हमें कॉम्पीट करना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो पूरी तरह से AI पर निर्भर करेगा कि आपके पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कितना एडवांस है।
उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करने वाला है कि भारत का फ्यूचर क्या होने वाला है। अगर भारत एआई के फील्ड में इस प्रकार से पिछड़ता रहा तो मुझे नहीं लगता कि भारत है वो आगे ग्रो कर पाएगा, क्योंकि आज जो ग्रोथ रेट है वो उसमें एआई का बहुत बड़ा योगदान है। आपने ये भी सुना होगा कि एआई लगातार ह्यूमन की जो जॉब होती है उसे छीन रहा है। आज आपने देखा होगा कि एआई एडिट करके दे रहा है, एआई आपको टीचिंग करवा रहा है, एआई आपको स्क्रिप्ट में हेल्प कर रहा है, बहुत सारी चीजों में एआई आपकी हेल्प कर रहा है। तो अगर एआई इसी प्रकार से ग्रो किया तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी। और भारत ने अगर एआई में अपने आप पर स्टेब्लिश नहीं किया, आपको सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनाया, आत्मनिर्भर नहीं बनाया, तो भारत पिछड़ के रह जाएगा। आपने एक चीज ध्यान की नोटिस की होगी कि जब डिफेंस सेक्टर के बारे में बात हो रही होगी तो डिफेंस सेक्टर में भारत बहुत पीछे रह गया था। अब भारत कोशिश कर रहा है कि खुद की मिसाइलें बनाई जाए, तो भारत को अब लगता है कि एआई के सेक्टर में भी हम पीछे रह गए हैं। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा देर हो जाए, इसलिए हम अभी से शुरुआत कर लेते हैं। तो इसी के उद्देश्य से भारत है वो एआई में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि भारत चाहता क्या है, ये मिशन क्यों शुरू किया गया था, इंडिया एआई मिशन है वो शुरू क्यों किया गया था। तो इंडिया एआई मिशन शुरू इस वजह से किया गया था कि भारत है वो एआई की फील्ड में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। क्या चाहता है? आत्मनिर्भर बनना चाहता है एआई की फील्ड में। ये बात समझ में आएगी। अब इसमें 7 स्तंभ हैं। इंडिया जो एआई की फील्ड में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, इसमें 7 स्तंभ हैं। 7 स्तंभ कौन कौन से, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे जो पहला स्तंभ है इंडिया का जो एआई है, इसका फील्ड का, एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूं। हाँ, इंडिया एआई, ठीक है, इंडिया एआई की 7 स्तंभ है। कितने स्तंभ है यार, क्या हो गया पेन को, ठीक है, इंडिया एआई की, ये क्या नाटक है, हाँ ठीक है अब चल रही है। इंडिया एआई की 7 स्तंभ है। इंडिया एआई के कितने स्तंभ है, तो 7 स्तंभ है। अभी 7 स्तंभ क्या होता है, 7 स्तंभ का मतलब है कि इंडिया है वो एआई की फील्ड में क्या क्या काम करने वाला है। तो ये 7 स्तंभ के बारे में बात हो रही। उसमें पहला स्तंभ क्या है, इंडिया एआई में कंप्यूटिंग करेगा। कंप्यूटिंग करेगा, कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, कंप्यूटिंग का मतलब होता है जो एआई में जीपीयू यूज किए जाते हैं। आपको पता होगा एआई किससे चलता है, जीपीयू से चलता है, ठीक है। अब जीपीयू से, अब भारत के पास में अगर जीपीयू नहीं होगे तो एआई काम नहीं कर पाएगा। अभी आप चैट जीपीटी में बिलियन डॉलर रुपए खर्च किए गए हैं इस जीपीयू के ऊपर। ये जीपीयू क्या करता है, सीपीयू होता है ना, जैसे कंप्यूटर में हेल्प करता है, उसी प्रकार से ये जो जीपीयू होता है जहां पर डेटा को स्टोर किया जाता है, ये जो डेटा को स्टोर करके जाता है, मशीन लर्निंग की जाती है इस जीपीयू के द्वारा की जाती है। तो एआई में ये जीपीयू होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी भारत फोकस कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जीपीयू को इंस्टॉल किया जाए ताकि हमारा जो एआई सिस्टम है उसे इनहेंस किया जाए, एआई सिस्टम को बढ़ाया जाए। तो इस जीपीयू पे ध्यान दिया जा रहा है भारत के द्वारा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जीपीयू बनाकर फोकस किया जा रहा है। तो पहला स्तंभ कौन सा है, भारत है वो कंप्यूटिंग पर ध्यान दे रहा है। कंप्यूटिंग मतलब जीपीयू पर ध्यान दे रहा है, कंप्यूटिंग का मतलब होता है जीपीयू पर ध्यान दे रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि फ्यूचर स्किल पर ध्यान दे रहा है। भारत है वो फ्यूचर स्किल पे, फ्यूचर में एआई पर कौन कौन से एडवांसमेंट किया जा सकते हैं, जैसे कि आप टेक्स्ट टाइप करो आपको वीडियो जनरेट किया हुआ मिल जाएगा। तो ऐसी कौन कौन से एडवांसमेंट है वो भारत कर सकता है, इसके बारे में बात की जा रही है। इसके अलावा इनोवेशन सेंटर पे फोकस किया जा रहा है, इनोवेशन सेंटर पे फोकस किया जा रहा है। अब इनोवेशन सेंटर किस किस पे फोकस किया जा रहा है, भारत कृषि के क्षेत्र में फोकस कर रहा है, किस प्रकार से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें एआई का उपयोग किया जा सकता है, किस प्रकार से हम एआई के माध्यम से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, उसे प्रमोट कर सकते हैं, उसे बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही साथ में हम एजुकेशन पर भी फोकस कर रहे हैं कि एजुकेशन में एआई है वो हमारी कितनी हेल्प कर सकता है, तो एजुकेशन पर भी फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ में हम हेल्थ पर भी फोकस कर रहे हैं, हम हेल्थ पर भी फोकस करते हैं कि हेल्थ के सेक्टर में भी एआई हमारी कितनी मदद कर रहे हैं। तो हम इनोवेशन सेंटर के रूप में अलग अलग चीजों पर फोकस कर रहे हैं कि एआई अलग अलग सेक्टर में हमारी हेल्प कर सकता है, ठीक है। अब लास्ट में एक पॉइंट आप याद रखना, इंडिया के जो एआई है इसका नाम क्या है, इंडिया के एआई का नाम क्या है, तो इसका नाम है सर्वनाम वन। भारत के जो एआई है इसका नाम क्या है, सर्वनाम नंबर 1। अगर प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जाए या फिर किसी और स्टेट पीसीएस के या किसी और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वनाम 1 क्या है, ये जो सर्वनाम 1 है ये क्या है, तो ये भारत की एआई का नाम होने वाला है। ये क्या करेगा सर्वनाम 1, भारतीय भाषाओं में
डेटा को कलेक्ट करेगा और जानकारी है वो भारत की जो भाषा है जैसे हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये जो भारतीय भाषा होती है इनमें जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। कौन? ये सर्वनाम वन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है सर्वनाम वन है क्या। ठीक है, तो ये चीज आपको पूरी पता चल गई है। तो ये हमारा आर्टिकल हो गया किसके बारे में? इंडिया एआई मिशन के बारे में। याद रहेगा इंडिया एआई मिशन का जो आर्टिकल याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या होने वाला है? हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल होने वाला है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इनके बारे में हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होने वाला है। क्या क्वेश्चन इनके बारे में पूछा जा सकता है? क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो जी यस, मेंस में भी किसी व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, गांधी जी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, तो मेंस में भी इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रीलिम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जा सकता है, आप इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू थे उनका यूज अलग अलग पेपर में कर सकते हो। इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू थे, इनका जो सोचने का तरीका था, इनका भी उपयोग है वो अलग अलग पेपर में कर सकते हो। तो ये हम बात कर रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में। तो क्या चीज हमें याद रखनी है इनके बारे में? इनके बारे में हमें याद रखना है सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 1916 में। कब हुआ था इनका जन्म? 1916 में, 1916 में इनका जन्म हुआ था। क्या मैं सही बात कर रहा हूं? जी हाँ, इनका जन्म हुआ था 1916 में। ओके, ये है वो जनसंघ के संस्थापक माना जाता है, संस्थापक माने जाते हैं। अब ये जनसंघ क्या है? अभी आपने बीजेपी का नाम सुना होगा। बीजेपी क्या है? भारतीय जनता पार्टी, इसका नाम आप सबको पता है। अब ये जो जनता पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, क्या ये पहले भारतीय जनता पार्टी के नाम से थी? जी नहीं, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये बनी है जनता पार्टी से। और जो जनता पार्टी है इसकी शुरुआत हुई थी जनसंघ से। जनसंघ जिसकी संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कांग्रेस से ये अलग हुए, इन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई ताकि कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला, एक अलग पार्टी बनाकर इस पार्टी का नाम रखा गया जनसंघ। इस पार्टी का क्या नाम रखा गया था? जनसंघ, इस पार्टी का नाम रखा गया। और जनसंघ के संस्थापक कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। इसीलिए आपने सुना होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पर ज्यादा फोकस करती है। क्यों फोकस करती है? बिकॉज कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी है वही बीजेपी के ऑफिशियली जो संस्थापक है वो वही है। क्योंकि बीजेपी कहां से निकली है? जनसंघ से निकली है। तो जनसंघ के संस्थापक कौन थे? वो थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। ऐसे समझ लो, बीजेपी हो आप, ए नाम का व्यक्ति बीजेपी है, इसके पापा है बी नाम के व्यक्ति, और सी नाम के व्यक्ति है वो इसके दादाजी है। ये कौन है? ये जनसंघ है, ये जनता पार्टी है, और ये बीजेपी है। ये इसके पापा हो गए, ये इसके पापा है। तो इनऑफिशियली या ऑफिशियली जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी है वो बीजेपी के फादर ही हो गए, पापा ही हो गए। इसी प्रकार से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पंडित दीनदयाल जी के योगदान के बारे में बात करते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? यूट्यूबर भी क्लास आती है सर, यूट्यूबर भी क्लास आती है, आप देख सकते हो। ये सारे लेक्चर्स है यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं पंडित दीनदयाल जी के योगदान के बारे में। पंडित दीनदयाल जी का योगदान क्या था? कंट्रीब्यूशन क्या था? इन्होंने भारत की ग्रोथ के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया था, क्या योगदान दिया था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अगर योगदान के बारे में बात करें तो इनकी एक स्कीम है या इनका एक मानता था अंत्योदय। आपने इस स्कीम के बारे में भी नाम सुना होगा जो अभी चलाई जा रही है, अंत्योदय। ये किनका मानना था? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जी की सोच थी। अंत्योदय का मतलब क्या होता है? पंडित जो दीनदयाल उपाध्याय जी थे वो अंत्योदय पर फोकस कर रहे थे। और अंत्योदय का मतलब होता है, गांधी जी कहते थे ना, थिंकर्स आईएएस नाम है, चैनल का नाम है थिंकर्स आईएएस। गांधी जी कहते थे कि जो गरीब से गरीब है, जो भारत का सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति है, उसका भला होगा तभी भारत का भला होगा। तो उसी प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि जो अंत्योदय मतलब समाज का सबसे जो गरीब व्यक्ति है, अंत्योदय का मतलब होता है समाज का सबसे जो गरीब व्यक्ति है उसका भला करो, उसके लिए काम करो। समाज का सबसे जो गरीब व्यक्ति है उसके उत्थान पर फोकस करो,
उस पर ध्यान केंद्रित करो, उसके लिए काम करो। इसीलिए इन्होंने अंत्योदय का नारा दिया था। अंत्योदय का मतलब होता है सबसे जो गरीब है, सबसे जो गरीब पर्सन है उस पर ध्यान केंद्रित करना, उसकी हेल्प करना, उसकी गरीबी पर उत्थान करना, मतलब उसके उत्थान पर प्रयास करना। तो ये अंत्योदय का नारा किसने दिया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा दिया गया था। इसलिए आपने सुना होगा अभी एक अंत्योदय अन्न योजना चलाई जा रही है। तो वो क्यों चलाई जा रही है? क्योंकि वो पंडित जो दीनदयाल उपाध्याय जी थे उनका लक्ष्य था, उनका गोल था, इन्हीं के नाम पर ये स्कीम चलाई जा रही है। तो ये याद रहेगा इनका योगदान क्या था। तो इन्होंने अंत्योदय पर फोकस किया था। अंत्योदय का मतलब होता है गरीब से गरीब व्यक्ति का कल्याण हो। फर्स्ट टाइम आपकी क्लास ज्वाइन किया है, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, प्लीज बता दीजिए। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? तो अब हम बात कर रहे थे दर्शन के बारे में। अब हमने योगदान के बारे में बात किया, अब इनका दर्शन क्या था इसके बारे में बात कर लेते हैं। इनकी फिलोसॉफी क्या थी? तो देखो फिलोसॉफी भी इससे रिलेटेड ही होगी। जो इनका योगदान है वही इनकी फिलोसॉफी है, जो ही इनका योगदान है वही इनकी फिलोसॉफी है। अब फिलोसॉफी क्या है? फिलोसॉफी की बात करें, इनके दर्शन की बात करें तो ये समग्र मानवता के बारे में बात कर रहे थे, समग्र मानवतावाद पर फोकस कर रहे थे। समग्र मानवतावाद का मतलब क्या होता है? ये ह्यूमिटी मतलब पूरी मानववाद पर फोकस कर रहे थे, पूरी तरह से ये मानववाद पर फोकस कर रहे थे। मानववाद पर मतलब कि सभी मानव का कल्याण होना चाहिए। हमारा भारत का वैसे ही लक्ष्य है ना कि वसुधैव कुटुंबकम, तो ये वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे थे, समग्र मानवतावाद के बारे में बात कर रहे थे। तो इनके दर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दर्शन क्या था? तो ये समग्र मानवतावाद के बारे में बात करते थे, सामाजिक और आर्थिक न्याय के बारे में बात कर रहे थे। ये सारे पॉइंट आप मेंस में लिख सकते हो। अगर आपको कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा है, खुद से याद नहीं आ रहा है, तो इनको कोट कर सकते हो। अगर कोट भी नहीं करा तो वैसे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? मेंस में जब आंसर राइटिंग कर रहे हो तब आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि समग्र मानवतावाद जो हमारा लक्ष्य रहा है उस पर फोकस किया जा सकता है। किसी भी, जब आप एथिक्स में लिख रहे हो, एसे में लिख रहे हो या जीएस के किसी पेपर में लिख रहे हो, जब आपको ह्यूमैनिटी पे लिखना हो, मानवतावाद पर कुछ लिखना हो, तब इन पॉइंट को आप यूज कर सकते हो। बहुत अच्छे पॉइंट है, इसका उपयोग किया जा सकता है। तो समग्र मानवतावाद का पॉइंट आप लिख सकते हो। साथ में लिख सकते हो सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय का कोई मतलब बता सकता है? सामाजिक न्याय का मतलब होता है एक तो आप जस्टिस देते हैं लीगल के थ्रू, मतलब आप कोर्ट में जाओगे वहां पर आपको जस्टिस मिलेगा। सामाजिक न्याय क्या होता है? समाज के द्वारा जो न्याय मिलता है, मतलब समाज में इक्वलिटी होगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, तो वहां पर सामाजिक न्याय के बारे में बात की जाती है। आर्थिक समानता, इकोनॉमिक लेवल पर आपकी जो इकोनॉमिक है वहां पर समानता होनी चाहिए, कोई गरीब अमीर नहीं होना चाहिए। और ये किसके सब कहने हैं? ये जो सारे दर्शन है वो किसका है? तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये दर्शन है, वो इनके बारे में बात करते थे। तो समग्र मानवतावाद के बारे में बात करते थे, सामाजिक न्याय के बारे में बात करते थे, आर्थिक समानता के बारे में बात करते थे, ये आत्मनिर्भरता पर फोकस करते थे। आत्मनिर्भरता, इनका कहना था कि भारत है वो आत्मनिर्भर होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, भारत को किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जब भारत आत्मनिर्भर बनेगा तभी भारत है वो पूरे वर्ल्ड में अपना एग्जिस्टेंस प्रूव कर पाएगा। तो ये आत्मनिर्भरता पर भी फोकस करते थे। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है इनके लिए वो बात देख लेते हैं। तो हर वर्ष 25 सितंबर, हर वर्ष 25 सितंबर को किसके रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? अंत्योदय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हर वर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर। अंत्योदय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन 25 सितंबर के दिन ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था, और इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अंत्योदय के बारे में बात की थी। इसीलिए हर वर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, अंत्योदय दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। पॉइंट याद रहेगा, अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था। याद रहेगा ये पॉइंट? ओके, अगर ये पॉइंट रहते आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं, एक स्कीम चलाई जा रही है। कौन सी स्कीम चलाई जा रही है? ग्रामीण आजीविका मिशन। ग्रामीण आजीविका मिशन। अब ये मिशन है ना 2014 से पहले चलाया जा रहा था। ग्रामीण आजीविका मिशन है वो 2014 से पहले चलाया जा रहा था। 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी तो इस मिशन का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? इस मिशन का नाम रख दिया गया था अंत्योदय योजना, या इसे
पंडित दीनदयाल योजना भी कहा गया, इसे अंत्योदय योजना भी कहा गया, पंडित दीनदयाल योजना भी कहा गया। इसमें क्या होता था, ग्रामीण लोगों को आजीविका मिलती थी, उन्हें रोजगार के लिए अवसर प्रोवाइड किए जाते थे। तो ये इनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किया गया था। आज के टाइम में भी इनके जो थॉट्स हैं, इनके जो दर्शन है वो रेलेवेंट है, प्रासंगिक है। कैसे रेलेवेंट है, ये भागीदारी वाले शासन के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारे आज भी हम भागीदारी पर फोकस करते हैं कि हमें किसी भी प्रकार से जो हमारा शासन होना चाहिए वो भागीदारी वाला होना चाहिए, मतलब इसमें जनता है, सरकार है, दोनों साथ में मिलकर काम करें। तो ये भागीदारी वाले शासन के बारे में बात करते थे, ये स्वावलंबी के बारे में बात करते थे, ये विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते थे, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करते थे। ऐसा नहीं कि सारे रिसोर्सेस है वो एक ही व्यक्ति के पास में हो, नहीं, इनका कहना था कि जितने रिसोर्सेस है, यानी कि जो पैसे हैं, जो रिसोर्सेस हैं, वो सभी लोगों के पास में होना चाहिए। ये डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, विकेंद्रीकरण के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, एक होता है विकेंद्रीकरण, एक होता है केंद्रीकरण, यानी कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी चीजें है वो एक ही व्यक्ति के पास में हो, सारी चीजें एक ही व्यक्ति के पास में हो, मतलब वो सेंट्रलाइजेशन, और सारी चीजें अलग अलग व्यक्तियों के पास में हो तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है। ये पॉइंट आप याद रखना, इसके यूज करना। ये जो शब्द है इस शब्दों का उपयोग कर सकते हो, मेंस के आंसर राइटिंग में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में, याद रहेगा इनके बारे में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में हमारा आर्टिकल हो गया। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल नाम क्या है, पर्सनालिटी राइट। पर्सनालिटी, व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार। व्यक्तिगत अधिकार का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत अधिकार का मतलब होता है ये जो इंसान है, ये जो व्यक्ति, ए नाम का जो व्यक्ति है, उसके खुद के अधिकार। मान लीजिए आप एक व्यक्ति हो, आपके खुद के अधिकार, आपके पर्सनल अधिकार, उस पर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, इसे व्यक्तिगत अधिकार कहा जाता है। अब इसका क्या कहना है, क्यों न्यूज में, ये सब चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल क्या होता है, जैकी श्रॉफ एक एक्टर है, साथ ही साथ में एक दो कोई योग गुरु वगैरह है। अब उनकी जो वॉइस थी उसका कहीं पे यूज कर लिया गया था, अलग अलग कॉमेडियन के द्वारा उनकी वॉइस का यूज कर लिया गया था। तो वो दिल्ली हाईकोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि जो ये हमारी वॉइस है, जो हमारा जो ये एक्ट है, इसका कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता है। तो इन्होंने क्या कर दिया, इस पर अपना पेटेंट ले लिया, कोई भी इसका यूज नहीं करेगा उनकी परमिशन के बिना। तो ये बात किस में की गई थी, ये व्यक्तिगत अधिकार के तौर में की गई थी। जब ये न्यूज आई तो ये जो व्यक्तिगत अधिकार है ये चर्चा में आ गया। अब ये जो व्यक्तिगत अधिकार होता है किस किस चीजों पर लागू होता है, भारत में इसके लिए क्या प्रावधान है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बात करें व्यक्तिगत अधिकारों के प्रावधानों की, तो इसके लिए अलग अलग प्रावधान है। हालांकि हमारा जो देश भारत है, भारत में व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में कोई स्पष्ट कानून नहीं बनाया गया है। अलग अलग चीजों के लिए जैसे कानून है ना, वैसे ये जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, जो आपके पर्सनल राइट होते हैं, इसके लिए कोई वैसे कोई कानून नहीं है। परंतु कुछ जो छोटे छोटे कानून बने हुए हैं वहां से रेफरेंस लिया जाता है। जो अलग अलग कानून होते हैं वहां से रेफरेंस लिया जाता है कि भारत में जो पर्सनल राइट होते हैं उसके बारे में बात की जाती है। साथ ही साथ में हमारे संविधान ने भी कुछ ऐसे प्रावधान दिए हैं, हमारे संविधान में भी कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि भारत में पर्सनल राइट के बारे में बात की जाती है, व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में बात की जाती है। अब ये कौन कौन सी पर्सनल, जो कौन कौन सी संविधान में आर्टिकल है जो इसके बारे में बात करते हैं। आपने आर्टिकल 19 के बारे में सुना होगा। आर्टिकल 19 क्या कहता है, आर्टिकल 19 है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है कि व्यक्ति के पास में अधिकार है कि वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी लिख सकता है। इसके बारे में आर्टिकल 19 बात करता है। जब आर्टिकल 19 इसके बारे में बात कर रहा है तो आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(a) में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति है उसके पास में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी लिख सकता है। अब ये जो स्वतंत्रता है ना, इसका मिसयूज नहीं किया जा सकता है। मिसयूज मत का मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी सुन सकते हो, लेकिन एक लिमिट तक। आप ऐसा नहीं कि किसी कोई भी हमारे देश के खिलाफ ही जाके बोलने लग जाओगे या ऐसे भाषण दोगे जिससे हमारा देश ही टूट जाए। आप ऐसी बातें नहीं कर सकते हो, एक लिमिट तक तो आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, जहां तक बात हो रही हो कि भारत की भलाई के बारे में बात हो रही है या अपने बारे में बात हो रही है, अपने को प्रमोशन के बारे में हो, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करनी हो, तो ये सारी चीजें तो की जा सकती है। परंतु ये चीजें नहीं की जा सकती कि आप देश के खिलाफ बोलना शुरू कर दो। ठीक है, आप किसी को दंगा भड़काने के लिए प्रमोट कर दो कि आप जाके दंगा भड़काओ, ये सारी चीजें तो नहीं की जा सकती। तो इस पे लिमिटेशन है। तो यहां पर आपके पास में अधिकार है कि आपके जो राइट है उसका यूज तो करो, बट इसका मिसयूज नहीं किया जा सकता।
साथ ही साथ में आर्टिकल 21 है। अब ये आर्टिकल 21 क्या कहता है? ये आपके पर्सनल राइट के बारे में बात करता है। आपके पास में जैसे सोने का, खाने का, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, उसी प्रकार से आपके पास में राइट टू डिग्निटी, मतलब आप गरिमापूर्ण जीवन यापन कर सकते हो। आप जो जीवन यापन कर रहे हो वो पूरी तरह से गरिमापूर्ण हो सकता है। मतलब क्या होता है गरिमापूर्ण का? मतलब कि आप है ना, आप अच्छे माइंडसेट के साथ में जी रहे हो, कोई आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता है, कोई भी आकर आपको परेशान नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातें आर्टिकल 21 में लिखी है। तो ये जो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 है, इसमें इनडायरेक्टली पर्सनल राइट के बारे में भी बात की गई है कि आपके जो राइट हैं उनका कोई मिसयूज नहीं कर सकता है। जैसे आपके पास में एक अधिकार है। क्या अधिकार है? आपने कोई बुक लिखी है, उसे कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता है आपकी बुक को। आपने कोई गाना गाया है, उसका कोई यूज नहीं कर सकता है। आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाया है, उसका कोई यूज नहीं कर सकते हो। ये सारे आपके पर्सनल राइट है, ठीक है। आपकी कोई इमेज है, उसका भी कोई मिसयूज नहीं कर सकता है। आपने कोई इमेज, आपका चेहरा है, वो ब्रांड की तरह काम करता है। जैसे कि कोई एक्टर, मान लो अमिताभ बच्चन है, ठीक है। अब इनकी कोई इमेज को अपने एड के रूप में नहीं चला सकता ना, कि भाई कोई भी बोल दे कि सलमान खान, मान लो सलमान खान की इमेज अच्छी है, या विराट कोहली मान लो, इनकी इमेज अच्छी है, तो कोई व्यक्ति बोलेगा कि भाई मैं ही कल को बोल दूं विराट कोहली ने मेरे जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट किया है, विराट कोहली की छवि लगा ली, इमेज लगा दी, और मेरे प्रोडक्ट को मैंने प्रमोट कर दिया कि विराट कोहली ने मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, जबकि विराट कोहली को तो पता ही नहीं है, खाली मैंने उनकी इमेज यूज करी है। तो ये तो गलत है। ये तो विराट कोहली की जो पर्सनल राइट है उनके खिलाफ है, उनकी ब्रांडिंग का मिसयूज किया जा रहा है। तो यहां पर यह बात की जा रही है कि आपका पर्सनल राइट है कि आपकी जो ब्रांडिंग होती है, आपकी इमेज है, आपका जो गाना है, उसका मिसयूज नहीं किया जा सकता है। कोई भी आकर इसका मिसयूज नहीं कर सकता है, ठीक है। यहां पर बात करें उसकी कॉपीराइट जो होता है उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो यह बात की जाती है पर्सनल राइट के अंतर्गत, व्यक्तिगत अधिकारों के अंतर्गत यह बात की जाती है, ठीक है। तो यहां तक यह बात याद रहेगी। अब 2 अधिनियम भी बनाए गए हैं। पर्सनल राइट यानी कि व्यक्तिगत जो अधिकार होते हैं उसे बचाने के लिए 2 अधिनियम बनाए गए हैं। कौन कौन से अधिनियम है? पहला है ट्रेडमार्क अधिनियम, ट्रेडमार्क एक्ट। ट्रेडमार्क एक्ट कब का है? यह है 1999 का ट्रेडमार्क अधिनियम। अब ये जो ट्रेडमार्क अधिनियम है ये किसके बारे में बात करता है? ट्रेडमार्क अधिनियम है, यह बात करता है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम, अपने चेहरे यानी कि अपना फेस को ब्रांड के रूप में यूज कर सकता है। कोई व्यक्ति अपने नाम को ब्रांड के रूप में यूज कर सकता है, अपने चेहरे को ब्रांड के रूप में यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा नाम है वो रमेश है, ठीक है, या सुरेश है, ठीक है। अब मेरा नाम सुरेश है तो मैं क्या करूंगा कि भाई ये जो सुरेश नाम है ये मेरा ब्रांड है, ये मेरी कोचिंग है या कोई मेरा इंस्टीट्यूट है उसमें रहेगा। तो अब इसका मिसयूज कोई भी नहीं कर पाएगा। ये मेरी ब्रांड वैल्यू है, ठीक है, ये मेरा चेहरा है, ये मेरी ब्रांड वैल्यू है। तो ये ट्रेडमार्क एक्ट में दिया गया है। ट्रेडमार्क एक्ट में ऐसा परमिशन दी गई है, ऐसा कानून बनाया गया है, ऐसा नियम बनाया गया है कि आपका जो नाम है, आपका जो चेहरा है, इसे ब्रांड के रूप में आप यूज कर सकते हो। अगर इसका कोई मिसयूज करता है, कोई दुरुपयोग करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना कितना है? 500 रुपये का जुर्माना है। यार जुर्माना तो बहुत ज़्यादा लगा दिया, 500 रुपये अफोर्ड कैसे करेगा अगला? ठीक है भाई, जो है वो है, और इसको जेल भी हो सकती है। 500 रुपये कम मत समझो, गलत होता है, ठीक है। जुर्माना होता है, 500 हो चाहे 1 रुपया हो। ओके जी, ठीक है भाई, हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रेडमार्क एक्ट के बारे में, हमने बात की। अब नेक्स्ट एक्ट है कॉपीराइट एक्ट। नेक्स्ट कौन सा है? कॉपीराइट एक्ट है 1957 का। अब ये जो कॉपीराइट एक्ट है 1957 का, ये क्या बात करता है? ये बात करता है कि आपकी कला यानी कि जो आपके आर्ट है, इसमें भी आपकी इमेज के बारे में बात की जाती है। मतलब आपका जो फोटो वगैरह है, आपकी ध्वनि मतलब आपकी वॉइस, ठीक है, आपकी वॉइस है, इन सब चीज़ों का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता है। आपकी परमिशन के बिना आपकी इन चीज़ों का कोई यूज नहीं कर सकता है। आर्ट का मतलब होता है कला। कोई यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, क्या आप उस वीडियो का यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। यूट्यूब कॉपीराइट दे देगा, वो व्यक्ति आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकता है, ठीक है। अगर कोई आर्ट है उसको फिल्म में यूज कर लिया किसी व्यक्ति की, तो उस पर केस बन सकता है। किसी की इमेज का यूज कर लिया तो केस बन सकता है। किसी की वॉइस, आपने सुना होगा कई बार केस होते हैं कि सोनू निगम कहता है कि मेरी वॉइस का इसने मिसयूज कर लिया है, मेरी वॉइस का गलत यूज कर लिया है, तो कई बार केस हो जाते हैं ना। तो वहां पर ये सारी बात की जा रही है। तो ये कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत होता है। तो हमारी जो पर्सनल चीजें होती है, जो हमारे पर्सनल अधिकार है, उसके बारे में कहाँ बात की गई है? आर्टिकल 19 में बात की गई है, आर्टिकल 21 में बात की गई है, ट्रेडमार्क एक्ट में बात की गई है, कॉपीराइट एक्ट में बात की गई है। तो अलग अलग अधिनियमों के माध्यम से, कुछ संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से हमारे जो व्यक्तिगत अधिकार हैं
उनको सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। ठीक है, हमारे व्यक्तिगत अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। हेलो 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 हेलो, हाँ जी बढ़िया, ठीक है, सब बढ़िया है। ठीक है जी, ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो ऑपरेशन शील्ड के बारे में है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा ऑपरेशन शील्ड के बारे में है। क्या है ये ऑपरेशन शील्ड? कुछ टाइम आपको पहले याद होगा, पहलगाम में अटैक हुआ था। पहलगाम में कुछ आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया था, जिसमें कुछ निर्दोष जो लोग थे उनकी जान चली गई थी। पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा अटैक हुआ था, जिसमें कुछ निर्दोष लोग थे उनकी जान चली गई थी, कुछ टूरिस्ट थे उनकी जान चली गई थी। भारत ने इसका बदला लिया। बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया हमने। ऑपरेशन सिंदूर चलाया, आप सबको पता होगा। पाकिस्तानियों को घर में घुस के ठोका, मारा उनको, 9 आतंकवादियों के ठिकानों को खत्म कर दिया। ये सब आपने सुना होगा, आपको पता भी होगा। उसके बाद में क्या हुआ? सीज फायर हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये जो युद्ध था उनका विराम हो गया। परंतु क्या हुआ है, भारत सरकार ने आगे आने वाले भविष्य में, ये पाकिस्तान तो वैसे भी गंजेड़ी देश है, उसका तो वैसे कोई भरोसा नहीं, कभी क्या कर लेगा, कोई ठिकाना उसका है नहीं। परंतु भारत को अपना ध्यान रखना तो जरूरी है। तो भारत अपना ध्यान रखने के लिए, अपनी सिक्योरिटी को इनहेंस करने के लिए, अपने जो बॉर्डर के राज्य स्टेट है, ये भारत का मैप मान लो। ठीक है, ये जो बॉर्डर के राज्य है, जैसे राजस्थान है, पंजाब है, या हरियाणा का भी मान लो, हरियाणा से बाउंड्री नहीं लगती, बट हरियाणा में ये जो राज्य है, यहाँ पर ड्रिल की जा रही है, मॉक ड्रिल की जा रही है। मॉक ड्रिल में मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनको सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई अगर आप पे अटैक होता है तो कैसे आप अपनी जान बचा सकते हो, अगर हवाई हमला होता है, अगर मिसाइल से अटैक हो सकता है तो आप कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो, इसके बारे में एक मॉक ड्रिल की जा रही है। अब ये जो मॉक ड्रिल की जा रही है इसका नाम ही ऑपरेशन शील्ड है। तो अगर कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन शील्ड किससे जुड़ा हुआ है, तो भारत सरकार के द्वारा पश्चिमी राज्यों में, भारत के जो पश्चिमी राज्य हैं, जो पाकिस्तान से सीमा लगती है जिन राज्यों में, वहां पर एक मॉक ड्रिल की गई थी। उस मॉक ड्रिल का नाम ऑपरेशन शील्ड रखा गया था, जिससे वहां के जो स्थानीय लोग हैं वहां को सुरक्षित रखने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए ट्रेन किया जा रहा है कि कैसे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। तो इसका नाम था ऑपरेशन शील्ड। याद रहेगा ऑपरेशन शील्ड, भूलोगे नहीं? नहीं भूलोगे यार, ऑपरेशन शील्ड को तो कौन ही भूलेगा। कहीं पे भी यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ऑपरेशन शील्ड को तो कोई नहीं भूलने वाला है। ठीक है जी, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल है गाजा ह्यूमैनिटेरियन, गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन क्या है ये? गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ये है वो बनाई गई है, एक संस्था है, एक चैरिटी संस्था है। गाजा ह्यूमैनिटेरियन से आप समझ गए होंगे, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब ही होता है मानवों की हेल्प के लिए। ह्यूमन होता है, इंसान होता है, उसकी हेल्प के लिए एक संस्था बनाई गई है। तो गाजा में जो लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए एक फाउंडेशन बनाई गई, एक संस्था बनाई गई। इसका नाम दिया गया गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, एक चैरिटी संस्था है। कब बनाया गया इसे? इसे 2025 में बनाया गया है। गाजा में लोगों की मदद करने के लिए गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन बनाई गई है। कब बनाई गई है? 2025 में, 2025 में यह संस्था बनाई गई है। अब ये संस्था 2025 में बनाई गई है, परंतु ये कहाँ बनाई गई है? तो ये बनाई गई है स्विट्जरलैंड में। कहाँ बनाई गई है? स्विट्जरलैंड में ये संस्था बनाई गई है। अब स्विट्जरलैंड में बनाई गई है तो इसका उद्देश्य क्या है? यूएन में जो गाजा में लोग हैं उनकी हेल्प करना। गाजा में, इजराइल में जो पीड़ित लोग हैं, जिनका नुकसान हुआ युद्ध की वजह से, उनकी हेल्प करना, ये इस संस्था का उद्देश्य है। क्या ये यूएन का पार्ट है? ये यूएन का पार्ट नहीं है। यूएन से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या काम करेगी? स्वास्थ्य के सेक्टर में हेल्प करेगी, आपदा कोई आई है तो वहां पर ये हेल्प करेगी, साथ ही साथ में ये क्या करेगी? राहत ग्रांट है वो भी प्रोवाइड करवाएगी, ग्रांट प्रोवाइड करने की काम करेगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के बारे में, इतना याद रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।